हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल रिफाइनरी की, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। आपका 24 का एग्ज़ाम है, सभी को पता होगा। ठीक है, 24 का एग्ज़ाम है और ये सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 1 एंड 2 मैंने करा रखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, देखो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, करीबन 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको 10, बस इसी से कराने वाला हूँ। ये टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इससे अगर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई 1 या 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ के लिए। तो ये वो देखो, मैं वो चीज़ करा रहा हूँ, जैसे 40 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे मान लो, मैं 30 क्वेश्चन का डेटा करा रहा हूँ जो आप पे नहीं आता है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 30% जो डेटा है वो मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी 30% होगा वो आपका नॉन टेक होगा, तो आप देख सकते हो नॉन टेक कहीं से भी, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो को लाइक कर देना भाई, हो सके तो कर देना लाइक, इच्छा हो तो, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसलाइक करने से पहले मुझे बता देना कि क्यों कर रहे हो डिसलाइक। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो लेट ला पाता हूँ। ठीक है, वीडियो लेट आता है, मुझे पता है 1-2 दिन बाद वीडियो आता है, वो मुझे काम होता है इसलिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ नीड है और अच्छे लाइक आ रहे हैं, तो सही भी है। अब मैं ही आपके लिए सब कुछ करता रहा हूँ, आप कुछ ना करें मेरे लिए, तो इससे मतलब क्या निकलता है? सोच के देखो। आप एक तो कॉल करते हो सभी लोग मेरे पास, ठीक है, एक ही बंदे के पास अगर मान लो कि दिन भर में 40 से 50 कॉल आ जाए तो क्या मतलब क्या होगा उसके साथ? सोच के देखो। ठीक है, तो जो भी चीज़ है व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो और टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, वहाँ पे तुम्हें जवाब मिल जाएंगे उसके। लेकिन ऐसे कॉल मत किया करो। ठीक है, मैं नंबर चेंज कर लूँगा, मुझे इससे कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें परेशानी होएगी फिर। और एक और बात और बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़ के भाग भी गए होंगे, मुझे नहीं पता। तो एक और बात बता दूं आपको, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है मान लो, ठीक है, पहली बात तो गलत होता नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं कोई कंप्यूटर से भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, इंसान एक गलतियों का पुतला है, उससे भी गलत हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो भाई मैं भगवान तो हूँ नहीं, भगवान किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, तो हम भगवान की बात नहीं करेंगे, गलतियाँ सब पे होती हैं। एक आध दो क्वेश्चन मान लो गलत हो जाता है, तो इट मीन तुम ऐसी कमेंट मत करो जिससे मतलब किसी को बुरा लगे। ठीक है, तुमने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, चालू करी है। ठीक है, यहाँ 7-8 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है, और तुम मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हो कि तुमने कभी एग्ज़ाम दिया है, तुमने कभी ये किया है, वो किया है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? खुद देखो अपनी तरफ। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेकार कमेंट करते हैं, बेकार सी मतलब फालतू ही कमेंट करते हैं। तो पहले भाई तुम देखो अपनी तरफ, जो बेकार कमेंट करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहला यहाँ पे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 31 से। मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। ठीक है, तो 31 से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? फिक्स कॉस्ट करता है, वेरिएबल कॉस्ट करता है, सेल्स रेवेन्यू करता है। ठीक है, और ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि सारी चीज़ें ये होती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मैं अपने नोट से आपको बताऊंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। करीबन देखो वो 50,000 के नोट्स समझ लो तुम एक तरीके के। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी रखी हैं बढ़िया तरीके से लेकिन मैं आपको कराता रहता हूँ नोट से, जिससे कि आपको जल्दी हो जाए। मैं अभी लिखा के कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देखोगे नहीं, फिर फायदा क्या है। तो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। और इसके बाद मैं 9 से 10 क्वेश्चन और कराऊंगा इससे ही रिलेटेड होंगे सारे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, 5-6 मिनट में। ठीक है, या 10 मिनट मान लो। तो चलो देखते हैं थ्योरी। देखिए भाई, ध्यान से देखना है सभी को, और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डेटा करा रहा हूँ, नोट से करा रहा हूँ, और सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी। थोड़ी बैकग्राउंड की आवाज़ आ सकती है लेकिन परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो देखो ब्रेक इवन एनालिसिस हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है कि इसको देखो ध्यान से। ब्रेक इवन एनालिसिस एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप अमंग द फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट। इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग टू मैनेजमेंट द
द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट, आप कितनी यूनिट बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो, वॉल्यूम होता है वो, और प्रॉफिट की यहाँ पे बात होगी, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है ये देखना है। तो द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज फॉर ए गिवन पीरियड, मतलब कोई भी एक टाइम में उसकी जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। विद चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जैसे आप कितना वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है, वॉल्यूम मतलब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें समझो, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूसिंग रेंट, टैक्स और इंश्योरेंस। जैसे देखिए कोई भी ऐसी फिक्स कॉस्ट की जिसको बोलेंगे, जैसे रेंट है, ठीक है, आप मतलब मंथली आपको 500 देना है, फिर 2000 देना है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वेरी नहीं करती, फिक्स होती है एक तरीके की। टैक्स होता है आपका, टैक्स मान लो किसी भी चीज़ में इतना ही देना है तो उतना ही देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोई कॉस्ट है जो फिक्स रहती है। इंश्योरेंस की जो जैसे बीमा आपको भरना है, तो जैसे मान लो 1500 की किस्त आती है, ठीक है, पेमेंट आता है उसका, तो 1500 ही भरना है आपको पर मंथ, या फिर पर जो भी है 6 मंथ में, इस तरीके से। तो फिक्स कॉस्ट हो गई वो। तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो चेंज होता है, जैसे कॉस्ट का है ये वॉल्यूम, ये मतलब यूनिट, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उस तरीके से बनेगा फिक्स कॉस्ट का। तो ये मतलब वेरी नहीं करती है, ये फिक्स रहती है, ये फिक्स लाइन है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, फिक्स कॉस्ट डू नॉट मीन दे नेवर चेंज, दे आर कांस्टेंट अप टू स्पेसिफिक वॉल्यूम और रेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट में हम ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब ये जैसे आपका देखो यूनिट है यहाँ पे और ये मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट है, तो ये वेरी करती जाती है, ठीक है, वेरी मतलब चेंज होती रहती है, ऐसी कॉस्ट कोई चेंज होती रहती है। जैसे मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज बेस्ड ऑन योर सेल्स एक्टिविटीज़, मतलब सेल्स एक्टिविटी पे आपकी जो कॉस्ट है वो चेंज होती जा रही है। जैसे मटेरियल आपका आज जैसे मान लो कि 500 का बिक रहा है, उसके बाद कल थोड़ी सी बढ़ गई 600 का हो गया, ये 550 का हो गया, तो मतलब इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लो मील प्लांट फूड है, ठीक है, जैसे मील हो गया आपका, खाने की चीज़ें हो गई। अब देखा होगा आपने कि कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो चीज़ें बढ़ जाती हैं फिर घट जाती हैं, इस चीज़ें का भी हो सकता है। बुक्स सप्लायर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वेरी कर जाती है कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा बढ़ रहा है वो वेरी करता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव, ये फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रेशियो ऑफ चेंज इन कॉस्ट, मतलब चेंज कॉस्ट में चेंज एंड आउटपुट, तो ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको ग्राफ हो जाए तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वाला यहाँ से। अब मिक्स कॉस्ट में हम बात करेंगे, तो मिक्स कॉस्ट की बात कैसे होगी भाई, दिस कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स, मतलब आपकी आधी तो फिक्स रहेगी और आधी रहेगी क्या है, वेरिएबल। जैसे टोटल कॉस्ट होगी, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स है उसके बाद फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें ग्राफ बनेगा मिक्स कॉस्ट में। अब हम आगे बात करेंगे, जल्दी से हम खत्म करेंगे, अभी लास्ट पेज रह गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसमें हम अजम्पशन देखेंगे, क्या क्या अजम्पशन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अजम्पशन इन ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ब्रेक इवन एनालिसिस में अजम्पशन है वो ध्यान से देखना है। सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड कॉस्ट, तो लीनियर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वॉल्यूम कॉस्ट। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वालिटी आर इक्वल, प्रोडक्शन और सेल्स क्वालिटी होती है वो इक्वल होती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद देखिए नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट क्वांटिटी विल अफेक्ट द कॉस्ट, तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है, जो इफेक्ट करे इसको, एक्सेप्ट क्वांटिटी विल अफेक्ट द कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है, एफ मैं मान रहा हूँ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वी है वेरिएबल कॉस्ट, एस है सेल्स प्राइस, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस का जो फार्मूला बनता है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बीईपी ब्रेक इवन एनालिसिस का फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस
वी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इससे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, दोनों होती हैं। इसको हम टोटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आ जाए टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में होता है क्या है कि ये देखो, ये वाला ग्राफ देख लो, इससे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये आपका क्वांटिटी वाली है, यूनिट वाली, ये रेवेन्यू वाली लाइन है। ठीक है, बाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स पे है और ये बाई पे है। तो ये रेवेन्यू वाली आप कितना कमा रहे हो, उससे कितना रेवेन्यू, कितना बेच के, कितनी क्वांटिटी बेच के आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो, ये चीज़ होगी। ये है वेरिएबल कॉस्ट लाइन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये होगी फिक्स कॉस्ट लाइन। ठीक है, अभी मैंने आपको सब कुछ बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली लाइन हो गई टोटल कॉस्ट की। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा टोटल इनकम की लाइन। तो टोटल कॉस्ट और टोटल इनकम की लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मतलब लॉस और प्रॉफिट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बस यहीं से ये वाले क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बीईपी फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस हमने क्या माना था, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, एस माना है सेलिंग प्राइस, तो एस हो गया और ये वी हो गया। इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर हो सके तो इस वाले ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, इस वाले ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान देना इन चीज़ों को। ठीक है, सारी लाइनें हैं, क्योंकि लाइन भी पूछ सकता है, कभी कोई फिगर में आ जाता है कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आप। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा है, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो आपने थ्योरी पढ़ ली होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, मतलब थोड़ी बहुत थ्योरी थी, आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो और आपको लगता है तो। हाँ, फिक्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसिव लाइन इंटरसेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल्स रेवेन्यू होता है एंड टोटल एक्सपेंसिव लाइन होती है, वही इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ आपको, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर से आप समझ सकते हो, रेवेन्यू वाली लाइन ये है, कॉस्ट वाली लाइन ये है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट बनता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है यहाँ पे, तो ये इक्वल होते हैं, लॉस ये वाला है, प्रॉफिट ये वाला है, दिख रहा होगा। रेवेन्यू वाली लाइन ये ऊपर वाली है, ये है यूनिट सोल्ड वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, और इसके ऊपर वाली जहाँ से यहाँ तक है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी कर रही है कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, तो डी आंसर इसका हो जाएगा सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसिव लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, ये नहीं होगा, 33 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, बी होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मैं फिक्स कॉस्ट आपको बता रखी है, वेरिएबल कॉस्ट भी बता रखी है, वेरी कैसे करती है, कॉस्ट जो वेरी करती हैं उनके वो होती हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट फिक्स रहती है वो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, फालतू की बात है। खैर चलो देखो 34, देखो एक कंपनी स्पेंड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑन पब्लिसिटी टू प्रमोट सेल्स, द एक्सपेंडिचर इन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो द। कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपनी कंपनी का प्रमोट करवा रही है। ठीक है, प्रमोट करवा रही है, सेल्स करवा रही है, तो क्या होगा, वो फिक्स कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी, बताइए। फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स रेवेन्यू। जल्दी से आंसर बता दो, क्योंकि मैंने अभी आपको सब कुछ बताया था, बताइए।
तो इसका आंसर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होगा, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पे देखना है 35। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है टोटल कॉस्ट मोर देन सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट लेस देन सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। टोटल कॉस्ट जो होती है इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, एक पॉइंट बनता है यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला पॉइंट, तो यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट, बता रखा है। चलिए 36 देखिए, बताइए भाई, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म करते हैं, या फिर एवरेज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस, एनी ऑफ द दिस। बताइए, तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम करते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मतलब हम शॉर्ट टर्म में हम एनालाइज कर सकते हैं इसे ब्रेक इवन एनालिसिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो रेफर्स होती है प्राइम कॉस्ट के और प्लस किसके, बताइए, फैक्ट्री हेड एक, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ओवरहेड, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स ओवरहेड एंड प्रॉफिट। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर होती है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, जो फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं ओवरहेड, वो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में अंतर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है इसको, इस क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इफ़ इज फिक्स कॉस्ट वी, फिक्स कॉस्ट क्या है, वी है, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और इसको वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट कहेंगे यहाँ पे। P इज़ द सेलिंग प्राइस, ईच यूनिट टोटल सेल्स वैल्यू द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू। देखिए, आपको सिंपली बस ये पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट मतलब F लिखेंगे, ठीक है, सेल प्राइस मतलब P, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगी मान लो V। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो F अपॉन P माइनस V, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस, ठीक है, S लिख सकते हो यहाँ पे आप, P की जगह पे S लिख सकते हो, S माइनस V कर सकते हो, S फॉर सेल्स हो गया, V फॉर वेरिएबल हो गया, F फॉर मतलब फिक्स हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, और सीधे या फिर ऐसे याद कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट इज कर लो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इससे न्यूमेरिकल आएगा, मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक इंडस्ट्री है भाई, तो यहाँ पे एक स्मॉल इंडस्ट्री है, वो फिक्स कॉस्ट पर मंथ, फिक्स कॉस्ट आपको देखिए 5000, द वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट 20, सेल्स प्राइस 30 पर द ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ विल बी। तो ब्रेक इवन प्रोडक्शन आपको पूछा है उसने, ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ विल बी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो अभी मैंने BEP बताया था, BEP इजकल टू फिक्स कॉस्ट बताया था F अपॉन सेल्स प्राइस S माइनस V वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी है, फिक्स कॉस्ट है देखो 5000, ठीक है, 5000 है, 5000, S कितनी है, S है सेलिंग प्राइस, ठीक है, S सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 30, देखो 30 है यहाँ पे सेल्स प्राइस, माइनस वेरिएबल है 20। तो देखो 5000 यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 से एक ये कटा, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैंने फॉर्मूला लगाया, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इससे ऐसे हम कर सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी देखिए फाइनली मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच कंट्री प्रेसिडेड ओवर द वर्चुअल मीट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो हम यहाँ पे G20 की बात करेंगे। G20 कहाँ पे हुआ था,
यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे G20, तो अभी 2021 में जो G20 हुआ है वो कहाँ हुआ है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सभी लोग। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा इटली में, ठीक है। इटली कहाँ पड़ता है, रोम में, ठीक है, रोम में पड़ता है, इटली हो गया, ठीक है। 2021 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे G20 सम्मेलन की। तो देखो G20 में भारत हिस्सा है, ठीक है, ये तो ध्यान रखना। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, 20 देशों का समूह है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। 21 में जो हुई है वो 2021 में ये हुई इटली में, ठीक है। 22 में होगी इंडोनेशिया में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2022 में होगी इंडोनेशिया में होगी, और 23 में होगी इंडिया में, ठीक है, 23 में होगी इंडिया में। G20 का जो सम्मेलन होगा, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होगी, वो 23 में होगा इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम देखते हैं 41, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, देखो अभी ओलंपिक गेम हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम से क्वेश्चन आएंगे पक्का। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कौन है बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, अध्यक्ष कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा थॉमस बॉच, ठीक है, थॉमस बॉच होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को IOC बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1984 में, ठीक है, 1984 में। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है पता है, लुसाने में, लुसाने मतलब स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेड क्वार्टर। इतनी बात याद रखना। और पहले पहले ओलंपिक खेल जो हुए थे ये आता है, तो 8 अप्रैल 1896 में हुए थे, ठीक है, 8 अप्रैल 1896 में हुए थे ओलंपिक खेल। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। ओलंपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसको देख लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो होता है क्या है, भाला फेंक होता है। इवेंट एट 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो अभी देखो 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ है, 2021 में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी अभी हम कहेंगे 2021 में तो ये हुआ, क्या कहते हैं, नीरज चोपड़ा हुआ था। 2020 में कौन हुआ है, ऐसे करके आप मतलब कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो 2020 का ही पूछा जाएगा एज 2021 का, ठीक है। ये दोनों मान लो एक तरीके के बराबर ही हैं। 2020 में तो हुआ ही नहीं है, 2021 में हुआ है। तो यहाँ पे किसने जीता है भाई, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो इंडिया से हैं, ठीक है, इंडिया से हैं। उन्होंने कितना भाला फेंका है, वो फेंका है 87.5 मीटर, ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और ये हरियाणा के हैं, ठीक है, HR मतलब हरियाणा के हैं, ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब टोक्यो ओलंपिक सबसे पहले किसने जीता है, टोक्यो ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ 2020 की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, 21 या 21 की कर ले रहा है, चले। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले किसने मतलब मेडल दिलाया था भारत को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने दिलाया, मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू, इन्होंने दिलवाया था। और क्या था, सिल्वर मेडल था वो, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने वजन कितना उठाया था, 202 किलोग्राम, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी टोक्यो ओलंपिक याद रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक में है, ठीक है, दोनों तैयार कर लेना, इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड रहे हैं, ठीक है। भारत की रैंक देखो, भारत में टोक्यो ओलंपिक में देखो 7 मेडल जीते हैं टोक्यो में, ठीक है। इसमें 1 गोल्ड है, और यहाँ पे तुम्हारा सिल्वर है 2, ठीक है, 2 सिल्वर हैं, और 4 हैं ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज है, ये गोल्ड है, और ये सिल्वर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये। बाकी देखते हैं। बाकी देखिए इतना ही है आज के लिए। और आपको क्या करना है, फाइनली जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है, आपको नोटिफिकेशन, ये बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना सभी लोग। जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती होगी, मुझे पता है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं अभी IOCL का करा रहा हूँ। इसके बाद जब IOCL का आपका हो जाएगा एग्ज़ाम तो NHPC का करवाएंगे वीडियो, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। बाकी SSC का मैंने 1-2 वीडियो बना रखा था, वैसे पहले गए हैं। तो
एसएससी थोड़ा लेवल का होता है क्वेश्चन और यूपीएससी भी, तो इसमें क्या है कि थोड़ा लेवल के क्वेश्चन कराने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, हो सके तो, ठीक है। तो चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरीके से पढ़ाई करना अपनी, ठीक है। और देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इसकी पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर नहीं है उससे अगर हो पा रहा है आप ज्वाइन, तो आपको क्या करना है, MRK स्टडी आपको सर्च करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे तो MRK स्टडी का ऐसे लोगो होगा येलो कलर का, ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलो।